स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त हो चला है राजधर्म का। ताबड़तोड़ रूसी हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का बारूदी ताप थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ेलेंस्की मदद के लिए फिर दौड़कर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचे। ट्रंप ने भी सीज फायर के लिए अपने 3 शांतिदूत मॉस्को भेज दिए। ट्रंप के विशेष दूतों से पुतिन के साथ करीब 3.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मॉस्को पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन में स्टीव विटकॉफ के साथ ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। लेकिन जिस वक्त ट्रंप के शांति दूत पुतिन के साथ यूक्रेन को लेकर सीजफायर डील पर बात कर रहे थे, उसी समय पुतिन ट्रंप को रूस की परमाणु शक्ति दिखा रहे थे। जिस समय अमेरिकी डेलीगेशन पुतिन से युद्ध विराम की चर्चा कर रहा था, उसी समय पुतिन के मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। पुतिन की सेना प्रोकोस्क, सुमी, ज़पोरिजिया समेत यूक्रेन में भयंकर बमबारी कर रही थी। लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने जा रहे हैं। मगर पुतिन के जो तेवर हैं, उसे देखकर ये लगता नहीं कि वो ट्रंप की बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले भी रहे हैं। अब यूएई में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग में युद्ध विराम का कोई रास्ता निकलेगा? ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के देश पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच समझौता कराना चाह रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट उड़ाते जा रहे हैं। ट्रंप जंगबंदी के लिए पुतिन के पास शांति दूत भेज रहे हैं, लेकिन पुतिन परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर दिखा रहे हैं। ट्रंप इधर पुतिन को रोकने के लिए सेक्शन पर सेक्शन लगा रहे हैं, उधर पुतिन एटमी मिसाइल की टेस्टिंग पर टेस्टिंग किए जा रहे हैं। मॉस्को में पुतिन जिस पहले शख्स से हाथ मिला रहे हैं, उनका नाम स्टीव विटकॉफ है। ये ट्रंप के विशेष दूत हैं। पुतिन ने जिस दूसरे शख्स से हाथ मिलाया, उनका नाम जेरेड कुशनर है। ये ट्रंप के दामाद हैं। पुतिन से हाथ मिलाने वाले तीसरे शख्स का नाम है जोश ग्रुएनबाम। ये भी ट्रंप के दूत बनकर मॉस्को पहुंचे हैं। ट्रंप ने इन तीनों को शांति दूत बनाकर पुतिन के पास मॉस्को भेजा था। ट्रंप ने इन्हें पुतिन को यूक्रेन के साथ सीज फायर कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखिए। मॉस्को में पुतिन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच हुई मीटिंग से ठीक कुछ घंटे पहले ट्रंप ने दूवास में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम बहुत जल्द होगा। Meeting with President Zelensky. The meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. What's going to be the message to President Putin? जिस वक्त ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंद कराने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे थे। रूस ने बातचीत के शुरू होने के कुछ देर बाद ही अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। पुतिन के Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी। रूस का Tu-22M3 लॉन्ग रेंजर बॉम्बर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से ये बॉम्बर तेजी से टारगेट तक पहुंच सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। पुतिन का Tu-22M3 बॉम्बर अपने साथ 24,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और परमाणु हथियार शामिल हैं।
ट्रंप पुतिन से ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, लेकिन बदले में पुतिन उन्हें रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर दिखा रहे हैं। एक के बाद एक एटमी मिसाइलों की टेस्टिंग करके दुनिया को दहला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने परमाणु वॉरहेड वाली नई मिसाइलों की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। रूस 2026 से ही सॉलिड फ्यूल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है। पुतिन की ये मिसाइलें दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की नई परमाणु मिसाइलें उसकी टोपोल एम मिसाइल को रिप्लेस करेंगी। टोपोल एम रूस की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने डेवलप किया था। इसे दिसंबर 2000 में स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में शामिल किया गया था और इसकी क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर है। छोटे और कमजोर देशों पर रौब झाड़ने वाले ट्रंप का पुतिन पर कोई बस नहीं चल रहा है। पुतिन ट्रंप के जानी दुश्मनों से खुलकर मुलाकात करते हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहे हैं, लाख मना करने पर भी यूक्रेन पर हमला नहीं रोक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी घातक ज़िरकॉन मिसाइल ईरान को भेजी है। रूस के ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे वॉरशिप को तबाह करने के काम में लिया जाता है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि पुतिन ने ट्रंप से निपटने के लिए स्कंदर मिसाइलों का जखीरा भी ईरान को ट्रांसफर किया है। सिर्फ यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि हाल ही में ईरान ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसके पीछे भी रूस का हाथ है। रूस की मदद से ही ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को साइबेरिया की तरफ दागा। उधर रूसी सेना एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को दहला रही है। पुतिन के बम बंदूकें कीव से लेकर सूमी, खार्किव, दनीप्रो और ओडेसा सहित दर्जन भर शहरों में मौत बरसा रहे। रूस यूक्रेन वॉर जोन से ये नई तस्वीर आई है। रूसी उर्गान MLRS ने प्रोकोवस्क के पास यूक्रेनी लड़ाकों की पोजीशंस पूरी तरह तबाह कर दी है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्ते नाबूद करती जा रही है। ये सूमी में सेम नदी पर यूक्रेन का एक अहम रेलवे पुल है। इसी पुल के जरिए यूक्रेनी सेनाओं को हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जाता था, जिसे रूस ने उड़ा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल ज़ापोरिज़िया का है। यहां भी पुतिन का कहर टूट रहा है। रूसी सैनिकों ने ज़ापोरिज़िया में ताबड़तोड़ बमबारी करके यूक्रेनी किलेबंदी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोस्तियांतिनिवका में भी भयंकर विध्वंस मचा है। यहां शहर की इमारत के अंदर बने यूक्रेनी फौजियों के ठिकानों के रूसी सेना ने एक के बाद एक कई FAB-3000 बम से तहस तहस कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की को अगर सबसे ज्यादा कहीं चोट पहुंच रही है तो वो है पुतिन का लगातार उनके एनर्जी साइट्स पर अटैक करना। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में पुतिन की सेना एक के बाद एक यूक्रेन के पावर प्लांट को उड़ाती जा रही है। Pretty tough. It's really tough on the people of Ukraine. I'll tell you that. How they live without heat, where it's 20 degrees below zero. You know, it's very cold. That's a colder climate for the most part than Canada. And they live without heat. I asked them, how do they do that? And he gave me an answer. It's pretty amazing what they do to live. There's no way to live, yeah.
4 साल की जंग में दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा चुके हैं। रूस की सेना करीब 22% यूक्रेन पर कब्जा कर चुकी है। सिर्फ पूर्वी यूक्रेन की बात करें तो 85% इलाके पर पुतिन की फौज ने रूसी झंडा लहरा दिया है। यही वजह है कि अब ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध को यहीं पर रोकना चाहते हैं। I thought Putin wanted the whole thing. Maybe he does, but he's not gonna be going there unless we don't make a deal. But we had a good meeting today with President Zelensky. I think a very good meeting. And you know what's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम इतना आसान नहीं है। पुतिन और जेलेंस्की के बीच कई मुद्दों पर भयंकर असहमति है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन पूर्वी डोनेस्टिक क्षेत्र का 20% हिस्सा छोड़ दे, जिस पर अभी उनका नियंत्रण है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ दे, लेकिन जेलेंस्की का रुख इसे लेकर भी साफ नहीं है। We want to stop this war, and that's why I think President Trump can, he really can, because he has dialogue with Putin. Not everybody has dialogue, just even dialogue. He has dialogue with Putin on the same levels. I think America is much stronger than Russia, and you can see the result of this war. That's why I think that American army is stronger than Russian army, because of our experience with the war, with defending ourselves, and that's why I think he can do. जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती, रूस पर पुतिन का हमला ऐसे ही जारी रहेगा। पुतिन के हमले को रोकने के लिए ट्रंप अबुधाबी में टेलीफोन मीटिंग करवा रहे हैं, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका का डेलीगेशन सीज फायर की फ्रेमवर्क तैयार करेगा। Yes, it will be 2 days meetings in Emirates. I hope that Emirates know about it. Yes, sometimes we have such surprises from American side. Yeah. But in any way, they will go there, and I think this is good. If on the technical level we'll begin this trilateral meeting, I hope that we will find some. I don't know. Russians have to be ready for compromises, because everybody have to be ready, not only Ukraine, and this is important for us. लेकिन सवाल यह है कि अगर पुतिन राजी नहीं हुए, यूक्रेन पर इसी तरह हमला जारी रहा, तो ट्रंप क्या करेंगे? जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस का मुकाबला करने के लिए टॉमहॉक मिसाइलें मांगनी शुरू कर दी हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की को अपनी वो घातक मिसाइल देंगे? Last year, most of the time was spent talking about long-range weapons for Ukraine. And everybody said that the solution was within range. Now, no one is even talking about it. But Russian missiles and Shaheeds are still here. And we still have the coordinates of the factories where they are made. Today, they target Ukraine. Tomorrow, it could be any NATO country. And here in Europe, we are advised not to mention tomahawks. फिलहाल ट्रंप की यही कोशिश है कि यूक्रेन और रूस में सीज फायर हो जाए, जेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर एक बार ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर वो जानते हैं कि पुतिन की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। ईरान में तबाही के लिए अमेरिकी हथियार तेहरान के करीब आ गए हैं। तबाही के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत अरब सागर में तैनात है। तेहरान से करीब 1500 किलोमीटर दूर जॉर्डन में अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका बड़ा हमला करने वाला है? क्या अमेरिका इस बार ईरान को नक्शे से मिटाकर के ही दम लेगा? क्या ईरान में खामनेई को सत्ता से हटाकर के दम लेंगे ट्रंप? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ।
क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या अमेरिका का विध्वंसक जंगी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया है? We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward. क्या जॉर्डन एयरबेस से ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? इजराइल भी सरप्राइज वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। समंदर में चलता फिरता ये है अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा। यूएसएस इब्राहिम लिंकन युद्धपोत अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमानों से लैस है। समंदर के सीने को चीरता हुआ यह युद्ध मशीन लगातार आगे बढ़ रहा है और अब यह ईरान के सबसे करीब पहुंच गया है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या अमेरिका तेहरान पर बड़ा हमला करने वाला है या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान भेजा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी घातक जंगी बेड़ों के ईरान के करीब पहुंचने की बात कही है। We're watching Iran. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like... अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है। अमेरिकी नेवी की सबसे खतरनाक इस युद्ध मशीन से जब टारगेट पर सटीक प्रहार किया जाता है तो दुश्मनों को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इस युद्धपोत के साथ स्ट्राइक ग्रुप चलता है। ये युद्धपोत गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन से लैस है। 20 साल से ज्यादा समय तक बिना ईंधन भरे समंदर में रह सकता है। इस युद्धपोत की लंबाई 1092 फीट है, जिसमें 72 जेट विमान एक साथ आ सकते हैं। ये मात्र 2 सेकंड में 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट लॉन्च कर सकता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियार है। अमेरिका के पास कई खास हथियार सिस्टम है जो ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। ये अमेरिका का विध्वंसक पोत यूएसएस
रूजवेल्ट है, जो फारस की खाड़ी से पूर्वी मध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का ये फोर्थ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए बेहद अहम है। इसमें SM-3 इंटरसेप्टर लगे हैं, जिन्होंने पहले भी इजराइल को ईरानी हमलों से बचाया है। SM-3 इंटरसेप्टर ने अप्रैल 2024 के हमलों के दौरान 80 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया था। ये अमेरिकी नौसेना का एक सक्रिय अर्ले बर्ग श्रेणी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये 30+ नॉट्स की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके जरिए टॉमहॉक जैसे क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए अमेरिका बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रहा है। समंदर के साथ ही ईरान के आसपास के देशों में फाइटर जेट्स की भारी तैनाती हो रही है। यह है जॉर्डन का मुफ्फ सॉल्टी एयरबेस। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने यहां 17 से ज्यादा F-15 स्ट्राइक ईगल तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही 4 से ज्यादा KC-135 स्ट्रेटोटैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमानों को भी तैनात किया गया है। KC-135 टैंकरों की वजह से F-15 विमानों को बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। घंटों आसमान में रहकर दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। ये विमान ऐसे आधुनिक सिस्टम से लैस हैं, जो इन्हें ईरान के रडार और मिसाइल हमलों से बचाता है। ये सिस्टम दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने में भी सक्षम है। जॉर्डन का ये एयरबेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक के लिए जॉर्डन का चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया है। जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना ज्यादा आसान है। जॉर्डन से तेहरान की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। जॉर्डन का यह बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है, जिससे अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए समय मिल जाता है। जॉर्डन ने हमेशा से ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इजराइल का गुपचुप साथ दिया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल माना जा रहा है। अमेरिका के पास ऐसे 5 हथियार हैं जिनका तोड़ ईरान के पास नहीं है। ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार अमेरिकी B-2 बॉम्बर का पता लगाने में नाकाम रहे थे। ईरान से जारी टेंशन के बीच अमेरिका में 52 नए B-2 बॉम्बर तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी ईरान में तबाही की नई इबारत लिख सकती है। सबमरीन और वॉरशिप से लॉन्च होने वाले टॉमहॉक मिसाइलें सटीक हमले के लिए मशहूर हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है, जिसके आगे ईरानी एयरफोर्स का टिक पाना मुश्किल है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ऐसा खतरनाक ड्रोन है जो 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। 1850 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका अपने इस खतरनाक ड्रोन का ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो 27 घंटे से लेकर 42 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इसके बावजूद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है, अगर तेहरान पर हमला हुआ, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को चोट पहुंचाई गई, तो वो भी इजराइल और अमेरिका पर
जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम ट्रंप की धमकियों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें पता है कि अगर कोई भी हमारे नेता पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हम ना सिर्फ उस हाथ को साहसपूर्वक काट डालेंगे, बल्कि हम उनकी दुनिया को तहस नहस कर देंगे। हम उनसे हर तरह की सुरक्षा छीन लेंगे और उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ट्रंप रूस यूक्रेन वॉर रोकने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के धार में छिड़े धर्म युद्ध के बीच अमन और भाईचारे की मिसाल दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज एक साथ अदा की गई। दोनों के लिए टाइम बैंड भी तय किए गए थे। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच मां सरस्वती की वंदना और अल्लाहू अकबर एक साथ हो रहा है। धार की भोजशाला को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच क्या है विवाद और आज कैसा रहा नजारा, एक एक तस्वीर, एक एक डिटेल आप देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सबसे पहले शोभा यात्रा की तस्वीरें देखिए, जहां बड़ी संख्या में लोग भक्ति से सरोवर नजर आए। यात्रा उदाजीराव चौराहा लालबाग से शुरू हुई। हाथों में केसरिया ध्वज थामे महिलाएं पुरुष ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए निकले। जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं ये पूरी शोभा यात्रा जो लालबाग से निकलकर हजारों की संख्या में इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये पहुंची है भोजशाला। और ये लंबे समय से जो हिंदू संगठन मांग कर रहे थे इसी तरीके से, चाहे वो प्रभात फेरी हो, पीले चावल देके हो या कलश यात्रा के जरिए पूरे शहर में आह्वान कर रहे थे। और उसी आह्वान के तहत ये एक संकल्प रैली कह ले या इसे बाहर रैली कह ले, ये तमाम जो शोभा यात्रा है ये निकली है हजारों की संख्या में। ये जो पूरी भीड़ आपको दूर तक दिखाई दे रही है लालबाग से यहाँ आई है, इसके बाद धर्म सभा होगी। उस धर्म सभा तक इतनी तादाद में, इतनी संख्या में ये जो तमाम जो भीड़ है आपको दिखेगी धर्म सभा में। और उसके बाद ये सारी भीड़ जो आपको हजारों की संख्या में दिख रही है और चारों तरफ ये जो हुजूम है, ये मां सरस्वती की आराधना करने, सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जो आह्वान था उसे पूरा करने इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ चहुओर आपको सिर्फ जनता दिखाई देगी। और धर्म सभा के बाद ये पूरी जो भीड़ है ये एक एक करके पंक्तियों में मां सरस्वती की पूजा अर्चन करेगी भोजशाला में। तस्वीरें आप देख सकते। भोजशाला में हिंदू समाज ने आज पूरी श्रद्धा के साथ बसंत पंचमी का पर्व मनाया। यज्ञ हुआ, अखंड दीप प्रज्वलित किया गया, महाआरती हुई और भोजशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ मां की भक्ति में लीन नजर आई। भोजशाला में आज ऐसी व्यवस्था की गई जिससे ना मां सरस्वती के भक्त दुखी होंगे और ना ही मुस्लिम भाई मायूस। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज हिंदू समाज पूरे दिन अखंड पूजा कर रहा है। वहीं मुस्लिम समाज को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अता करने की परमिशन दी गई।
तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये भोजशाला के 84 खंभों के बीच के आंगन की वो 800 साल पुरानी यज्ञशाला कही जाती है, जहां पर इस वक्त आप निरंतर सरस्वती यज्ञ देख रहे हैं। तमाम जो बटुक हैं, जो पुरोहित हैं, वो यहाँ पाठ करा रहे हैं। माँ वाग्देवी की मूर्ति आपको तस्वीरों में यहाँ पर लगाई गई है और जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइन लगाकर लगातार यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और अगर मैं पूरी तस्वीर आपको ये दिखाऊं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न केवल हिंदू समाज को बल्कि मुस्लिम समाज को भी नमाज की अनुमति दी गई है। विहंगम दृश्य आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी इस वक्त दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ पहले जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ दर्शन करने के पश्चात जो सामने मौजूद है माँ वाग्देवी की प्रतिमा का केंद्र, वहां तक जाने के लिए अगर आप देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और मैं आपको सामने वो दृश्य दिखा रहा हूं जहां पर माँ वाग्देवी की आराधना होगी। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दे रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से जो लगातार जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार इसी तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते रहेंगे। दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। कोई एमपी के उज्जैन में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। तराना इलाके में उपद्रवियों ने कई घरों में पत्थरबाजी की है, साथ ही बसों को भी आग के हवाले कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद पथराव के बाद हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तराना इलाके में कई घरों पर पत्थरबाजी की गई है, यहां तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आग भी लगा दी गई है। जुमे की नमाज के बाद अचानक से हिंसा भड़क गई है। उज्जैन में एक बार फिर हिंसा भड़की है। ये तस्वीरें उसे हिंसा की बानगी है। तराना इलाके में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, यहां तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद अचानक से हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि कई घरों में भी पत्थरबाजी की गई है। और ये बस आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कई घरों पर पत्थरबाजी हुई है। सबसे पहले तो जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद जैसे ही भीड़ निकलती है अचानक से हिंसा भड़क जाती है। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं आप समझ सकते हैं कि हिंसा कितनी भयानक रही होगी। हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण उज्जैन के तराना इलाके में बने हुए हैं। हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है, जांच की जा रही है। आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। लेकिन उपद्रवियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया है। कई बसों में आग लगा दी गई है, बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। यहाँ तक कि कई घरों को भी टारगेट किया गया है, उनमें पत्थरबाजी की गई है, पत्थर फेंके गए हैं कई घरों पर और बस में भी आग लगा दी गई। आपको बता दें कि इसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, उनका इलाज जारी। और पुलिस इस पूरे मामले की आपको बता दें कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, निगरानी की जा रही है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि हिंसा किस तरीके से की गई होगी। कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया, वहां जो लोकल रेजिडेंशियल हैं उनके घरों को भी टारगेट किया गया है, लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए हैं। कई लोग आपको बता दें कि इस हिंसा में जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये पूरी जो घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना इलाके की है। कई घरों में पत्थरबाजी हुई है और बसों को भी टारगेट किया गया। देखिए बस के जो शीशे हैं वो कैसे चकनाचूर हो गए। इन बसों में कई यात्री भी उस वक्त सवार थे जिन्हें पत्थर भी लगे हैं, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से ये हिंसा आपको बता दें भड़की है। इससे पहले भी एक बार हिंसा भड़की और हालात को कुछ देर में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद अचानक फिर से दूसरी बार ये हिंसा भड़की है। आपको बता दें कि कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। उपद्रवियों ने पहले भी कई घरों में तोड़फोड़ की थी और दो पक्षों के बीच संघर्ष का ये नतीजा है कि आज जो तराना इलाका है वहां पर जो माहौल है बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। फिर से हिंसा भड़की, हालांकि मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है ताकि हालात को कंट्रोल में लाया जा सके। और मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है?
देखिए, माहौल हालांकि तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने हालात कंट्रोल में कर लिए हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को जो सुहेल ठाकुर पर हमले के बाद माहौल बिगड़ा था, उसके चलते बस फूकी गई। 11 से ज्यादा जो है बसों को तोड़ा गया। उसके बाद आज बस फूकी गई, घरों पर पत्थर से हमला हुआ। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन के जरिए वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि उपद्रवी तत्व दरअसल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां लगातार कल रात से अब तक हो रही हैं, पुलिस इसको लेकर फ्रंट पे आ चुकी है। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कहा जाए तो पूरे कस्बे को जो ये तराना है उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक दूसरे पर पथराव की अपुष्ट खबरें भी आई हैं। प्रशासन मौके पर तमाम आला अधिकारियों के साथ पहुंचा है और ये समझाइश देने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से जो हालात और ना बिगड़े, क्योंकि कल रात को जिस तरीके से सुहेल ठाकुर पर हमला हुआ, तकरीबन 6 जो है मामले में आरोपी चिन्हित किए गए और चूंकि फुटेज सामने आ चुके थे, इसलिए पुलिस आगे भी और भी अपराधियों पर और भी जरा ये बताइए, क्या इस मामले को लेकर अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? आज जो हिंसा फैली इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्या ये अभी तक जांच में सामने आया है? देखिए, 6 में से तकरीबन जो 5 जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और चूंकि विजुअल्स बताए जा रहे थे, इस तरीके से सीसीटीवी ढूंढकर कोशिश की जा रही थी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो आरोपियों की संख्या और भी बढ़ाई जा रही थी। चिन्हित किया गया था। कल देर रात से ही पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि माहौल कल रात से ही खराब होने लगा था। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया था। हालांकि एकदम से फिर जो विवाद है वो इस कदर भड़का कि फिर से तोड़फोड़ भी हुई, पथराव भी हुआ और जो है वो बस में आग लगा दी गई। तो निश्चित तौर पर 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के जरिए सर्विलेंस हो रहा है और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त तराना में पहुंच चुके हैं और अब हालात अगर कहा जाए तो कंट्रोल में है ये प्रशासन के। ये गलत नहीं होगा ये कहा जाए तो। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल कल बजरंग दल के कार्यकर्ता पर अचानक हमला हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। देर रात भी झड़प हुई थी, हिंसा फैली थी, लेकिन उसके बाद हालात कंट्रोल कर लिए गए थे और आज जुमे की नमाज के बाद अचानक फिर से स्थिति बिगड़ गई और आज स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी। बसों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पत्थरबाजी की गई है। इस हिंसा में कई लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये गृहनगर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना इलाके में ये पूरी हिंसा फैली है। फिलहाल लगभग 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती इलाके में कर दी गई है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है और एक एक आरोपी की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। अनुराग, ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे हिंसा में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से सुहेल ठाकुर के साथ मारपीट हुई थी, कल वो घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान पथराव में भी कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि तमाम सूचनाएं अपुष्ट है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके से ये घटना आपस में ये जो झड़प हुई है और उसमें निश्चित तौर पर जो है घायलों की भी जानकारियां सामने आ रही है। यही वजह है कि पुलिस ने एहतियातन तमाम आसपास के थानों का फोर्स बुला लिया है कि जो कल रात से लगातार घटनाक्रम चल रहा है उसमें और बढ़ोतरी ना हो और उसे काबू करने की कवायद जो है प्रशासन साफ तौर पर करते नजर आ रहा है और चिन्हित कर चुका है ड्रोन के जरिए। आसपास के तमाम थानों से ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि पत्थर कहीं इकट्ठे तो नहीं है, कौन कौन सी जो सड़कें हैं इस पूरे इलाके की वहाँ पर जो है भीड़ जमा हो रही है। हीट वेव्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है, कहीं भी लोग तो नहीं है। 144 जो है वो साफ तौर पर लागू कर दी गई है पूरे क्षेत्र को देखते हुए और कल भी जिस तरीके से हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को खदेड़ा था, आज भी जो है सख्त कदम लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है, क्योंकि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक तनाव आगे ना बढ़ के जनहानि ना हो, इसकी ओर प्रशासन की जरूर नजरें लगी हुई हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई है, ये समझ आ रहा है कि मकसद तोड़फोड़ करना था। लोगों के घरों में पत्थरबाजी की गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, बसें जलकर चकनाचूर हो गई हैं, बसें जलकर खाक हो गई। और देखिए, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी दहशत इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि उनके घरों में भी पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि पुलिस का ये दावा जरूर है कि स्थिति कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लगभग 300 की संख्या में पुलिस फोर्सेस यहाँ पर तैनाती की गई है। और सबसे बड़ी बात यह, पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि एक एक जो गुनहगार है उसे पकड़ा जाए। आपको बता दें कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे उनकी निगरानी तो हो ही रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर इस हिंसा के पीछे कौन कौन शामिल है, एक एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। अनुराग, जिस तरीके से तस्वीरें बानगी दे रही हैं, ये जरूर समझ आ रहा है, ये तस्वीरें इसी ओर इशारा करें कि जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी टारगेट किया गया, लोगों के घरों में भी पत्थर फेंके गए, मकसद नुकसान पहुंचाना ही था। देखिए, साफ तौर पर कल जिस तरीके से जब सुहेल ठाकुर पर हमला होता है और पब्लिक की नाराजगी दिखती है, उसके बाद समझ में आ रहा था कि आज जब जुमे की नमाज होगी तो हालात जो हैं वो बिगड़ने का अंदेशा है। हालांकि पुलिस ने तमाम इलाकों में जो है वो अपनी टीम तैयार कर रखी थी, बावजूद उसके ये घटनाक्रम होना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अब सीधा स्पॉट पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता उस मौके पर ही थे। चश्मदीदों ने इंडिया टीवी पर बताया कि कैसे दंगाइयों ने पत्थर बरसाए। सुनिए जरा उन्हीं की जुबान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों पर पथराव हुआ है, गिलास फोड़े गए हैं, महिलाओं को हाथों में लठ लेकर घूमना पड़ रहा है। ये जो क्षेत्रवासी हैं, इन्हें भी यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जी, आप बताएं किस प्रकार की घटना देखने को मिली आपको? देखने का, हम मोहल्ले में रहते, उधर से 5-6 जन आए, मैं तो अंदर थी, हल्ला हुआ, देखने ही बाहर, तो मैंने देखने ही तो गेट बंद करा, तो उधर से आए, तोड़ो तोड़ो की आवाज आई। मैं यहाँ अकेली थी, अंदर ये गेट तोड़ा, खिड़की अंदर से तोड़ो तोड़ो, 8-10 ऐसे सबने मिल के मारा। मैं अंदर से दुखने दरवाजा अंदर से बोल रही थी, इतने में सबके तोड़ तोड़ के भग रहे थे। मैं बाहर निकली बाद में, तो वो सब निकल गए बाहर, भग गए वो सब। फिर मोहल्ले कितने लोग थे? इनके हाथ में क्या था? जैसे हथियार थे, कुछ जैसे तलवार या डंडे थे, कुछ तोड़ रहे थे वो सब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का नजारा आम है, ये गिलास फोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग आए और उन्होंने घरों के कांच फोड़े हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि आप यहाँ पर थे, कौन लोग आए थे, किस प्रकार का घटनाक्रम देखा? उधर से 15-20 लोग आए थे और उनके पास हथियार थे धारदार, और उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया, जितना जो भी दिखा कांच का सामान सब तोड़ फोड़ दिया, और पत्थर भी मार रहे थे। यहाँ मारा, जहाँ उनको लगा वहाँ उन्होंने मारा, लेकिन हम तो अंदर सेफ थे, भान नहीं आए, क्योंकि हमें हमारा नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमको वो भी देखना पड़ता है, इसलिए हम। आप देख सकते हैं कि यह रहवासी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम घर में सेफ हो गए, इतना भयावह माहौल था। अन्य लोग भी, दादा क्या क्या देखने को मिला? इधर से नाकाबे से 8-10 जना आया, 15-20 जना आए, तो पत्थर मार रहे थे, ईंट भी थी, हाथ हथियार भी थे और तलवार भी थी एक, और ये लकड़ी वगैरह सब, और ये शटल के फोड़ जाए, और आज सामने पास में भी कांच वगैरह सब वो फोड़ा। क्या बोल रहे थे? कुछ नारे लगा रहे थे, क्या था? अल्लाह अकबर, नारक तकर, इस टाइप से बोल रही है। तो आपने चश्मदीदों को सुना, वो साफ तौर बता रहे हैं कि 15-20 लोगों का झुंड आता है, अचानक से उनके हाथों में धारदार हथियार थे, तोड़फोड़ लोगों के घरों में कर रहे थे, और ये भीड़ चिल्ला रही थी कि तोड़ो 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 बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिए गए। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो डर कर अपने घर के भीतर छिप गए। उज्जैन के तराना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव लगातार बना हुआ है। दरअसल आप पीछे की ओर देख सकते हैं कि यह बस कुछ ही देर पहले हमने इस
बस का एक वीडियो बताया था जिसमें इस बस के सारे कांच फूटे हुए थे, अंदर बड़े बड़े पत्थर थे। कुछ ही देर बाद हम यहाँ से कहीं और पहुंचे। इस दौरान उपद्रवियों ने इस बस में आग लगा दी। आप देख सकते हैं कि यह जो पूरी बस है जलकर अंदर से खाक हो चुकी है। इसके पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था उस दौरान हमने ये सब पत्थर बताए थे जब इसके ग्लास फोड़े गए थे रात के समय, परंतु अब इस बस को आग लगा दिया गया है। हालांकि यह घटना कुछ ही देर पहले की है। हमारे इसके पहले वीडियो बनाने और आग लगाने के बीच मुश्किल से 15 मिनट का अंतराल होगा। हालांकि यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो देखिए कैसे कुछ ही मिनटों में तस्वीरें बदल गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। अचानक से भीड़ निकलती है जुमे की नमाज के बाद और नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, लोगों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं, बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी घटना एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल कल बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, जिसके बाद दो पक्ष देर रात आमने सामने आ गए। हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। पुलिस ने कहा स्थिति काबू में है, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद अचानक से भीड़ ने लोगों के घरों में हमला कर दिया, बसों में तोड़फोड़ कर दी गई और लोगों को भी टारगेट किया गया है। वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे एक भीड़ आती, 15-20 लोगों का एक गुट आता है और सब कुछ तहस नहस करते हुए वो भीड़ आगे बढ़ जाती है। हालांकि एहतियातन अब इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी भी आगे हिंसा ना हो, इसे रोकने के लिए लगातार आपको बता दें तमाम जो पुलिस के आला अफसर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि अब ड्रोन कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है और बसों में जो आग लगाई गई थी उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। और देखिए ये उज्जैन का तराना इलाका है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 2 दल आमने सामने आ गए और उसके बाद जो पत्थरबाजी हुई है, लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई है और यहां तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी नहीं बख्शा गया है। हालांकि सरकार की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है, प्रशासन ही कह रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे घरों में ऊपर तक पत्थर फेंके, तीसरी मंजिल क्या हुआ था? ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई घटना नहीं हुई, तो हमसे सिर फूट गया था हम लोगों को। ये मोमेडियन लोग हैं, ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25-30-40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। राधेश्याम सोनी लगा फोटो सब निकालो, निकल जाएगा, सब फुटेज निकलेगा पूरा। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया, पुलिस भी इतनी लेट आई है। इधर हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। कितने लोग थे? इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। खुशबू सोनी।
लोगों को आप सुन रहे हैं, उनकी नाराजगी पुलिस से भी है कि तोड़फोड़ कर दी गई, लोगों के घरों में पत्थर फेंके गए, डंडे बरसाए गए, उनकी खिड़कियों को निशाना बनाया गया। यहाँ की दूसरी मंजिल में भी डंडे फेंके गए, पत्थर के द्वारा खिड़कियों को तोड़ा गया। इसके बावजूद पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। महिलाओं ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया और वो कह रही कि अब हम अपनी रखवाली खुद कर लेंगे। ये तस्वीरें देखिए, अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद आज हिंसा बेकाबू हो गई और कई घरों को निशाना बनाया गया है। बसों में भी तोड़फोड़ की गई। हम आपको लगातार उज्जैन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक और रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। उज्जैन के तराना में सांप्रदायिक तनाव फैलता है। घटना दरअसल ऐसी हुई थी कि यहाँ पर एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर कुछ मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। सर में गंभीर चोट आई। इसके बाद सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिनके साथ रहवासी भी थे। लगातार वे बस स्टैंड पर पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बस स्टैंड का माहौल है, यहाँ पर जो करीब 1 दर्जन बसें खड़ी थी उनमें तोड़फोड़ की गई। मैं अभी वर्तमान एक बस में हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बस का ऐसा कोई भी शीशा बाकी नहीं है जिसे फोड़ा ना गया हो। यहाँ पर इस प्रकार की करीब 11 बसें थी जिन्हें पूरी तरह जिनके ग्लास फोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ दुकानें हैं जिसमें भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि यहाँ पर काफ़ी नुकसान होना बताया जा रहा है। देर रात ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुँच गया। करीब 300 से अधिक पुलिस जवान तैनात कर दिए गए। आप देख सकते हैं कि जो बसें फोड़ी गई हैं, इनके जो कांच हैं वो इतने बड़े बड़े पत्थरों से इसे फोड़ा गया है। यदि इसमें कोई लोग बैठे होते तो निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर घायल हो सकते थे। हालांकि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि बाजार जरूर बंद है। आज बसंत पंचमी का भी पर्व है, इसके साथ ही जुम्मा भी है। एहतियातन तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उज्जैन से इंडिया टीवी के लिए प्रेम डोडिया। तो आपको बता दें, मौके में फिलहाल स्थिति संभाल ली गई है। भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई, लेकिन एहतियातन आज मार्केट बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब पूरे इलाके में तोड़फोड़ की जा रही थी। और ये तस्वीरें देखिए, किसी ने अपने घर से इसे रिकॉर्ड किया, कैसे लोगों के घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं। जुमे की नमाज अदा की, देखिए कुछ लोग सड़कों पर आते हैं, 15 से 20 का झुंड नजर आ रहा है। और देखिए कैसे जमीन से पत्थर उठाकर ऊपर लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है। ये उज्जैन का तराना इलाका है जहां पर ये पूरी हिंसा हुई है। हालांकि आपको बता दें, मौके पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि माहौल अब काबू में है।